हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MPS 002 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम एक क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे जो कि दिसंबर 2022 का हुआ एग्ज़ाम है। और जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। और साथ ही साथ में इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि उन क्वेश्चनों को अटेंड करते समय आपको कौन कौन से पॉइंट्स ज़रूर लिखने चाहिए या फिर कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में रिपीट दोबारा हो सकते हैं। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स जो रिपीटेड क्वेश्चंस को या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी जानना चाहते हैं, तो भी आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स उनको 2 घंटे का ही टाइम मिलता है और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 3 घंटे का टाइम मिलता है। 2 घंटे ओनली सेकंड ईयर के पेपर में आप लोगों को मिलेंगे। अगर फर्स्ट ईयर का पेपर है, बैक का पेपर है, छूट गया तो कोई पेपर, तो वो आपको 3 घंटे का ही होगा। लेकिन अगर सेकंड ईयर में आप हो और सेकंड ईयर का ही पेपर आप लिख रहे हो तो वो आप सभी के लिए केवल 2 घंटे का होगा। पेपर के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप सभी को टोटल 5 क्वेश्चन करने होंगे। 10 में से आपका पेपर जो होगा वो 2 भागों में विभाजित होकर आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 भागों में। पहला भाग आपकी स्क्रीन पर ये है। ऐसे ही दूसरा भाग होगा। पहले भाग में 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से मैक्सिमम आप केवल 3 क्वेश्चन कर सकते हो और मिनिमम आपको 2 करने ही करने। ऐसे ही आप सेकंड यूनिट से भी देखोगे तो आप सभी को सेकंड वाले पार्ट से भी आप सभी को मैक्सिमम जो है 2 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ से पक्का कंफर्म करना ही है। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 2 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन है। ये आप सभी का रेशियो रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वर्ड्स का लिमिटेशन यहाँ पर इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे एक ही क्वेश्चन में अधिक टाइम ना लगाते हैं और सभी क्वेश्चन के अंक जो है वो इक्वल ही रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में नव उदारवादी जो विचारधारा है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली बात तो ये नव उदारवादी विचारधारा है क्या, पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना आप सभी को, ये उदारवादी विचारधारा जो है उसका क्या है, पुनः रूप है। आप सभी को याद रखना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी दुनिया में केवल और केवल जो है यथार्थवादी विचारधारा काफ़ी तेजी से उभरी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथार्थवादी विचारधारा ही एक प्रमुख विचारधारा थी। परंतु हम देखते हैं 1990 का दशक जैसे ही आता है तो उस समय हमने देखा कि 1990 के दशक में यथार्थवादी विचारधारा में काफ़ी सारी कमियां नव उदारवादियों के द्वारा दर्शाई गई। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि भाई जो नव उदारवाद है वो किसका, उदारवाद का ही एक पुनर्रूप है। जो उदारवाद के अंदर कमियां थी उन उदारवाद की कमियों को दूर करके क्या किया गया, नव उदारवाद को बनाया गया। नव उदारवाद के अंतर्गत कई चीज़ें बताई गई हैं। जैसे आप इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर एक बात बताई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें युद्धों को रोकना है तो हम संस्थाओं के तरीके से हम युद्धों को टाल सकते हैं। साथ ही साथ में हमने इसमें ये भी देखा कि केवल और केवल देशों के अंदर हम सोवरेनिटी अगर हम दे दें देशों को तो वो काफ़ी नहीं है। देशों के बीच में हमें क्या करना होगा, एक आपसी अच्छे संबंध बने रहें, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बिल्कुल अच्छी तरीके से कार्य करना होगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है। बाकी नव उदारवाद है क्या, मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है मानवतावादी के रूप में महात्मा गांधी तथा रविंद्रनाथ टैगोर के जो विचार थे उनमें आपको अंतर बताना है। तो मानवतावाद, पहली बात तो कहते हैं किसको है, मानवतावादी उन व्यक्ति या उन विचारधारा को कहा जाता है जो किसी एक का नहीं बल्कि पूरे सामाजिक हित की चाहते हैं, जो समाज के हर एक प्रत्येक व्यक्ति का विकास चाहते हैं, उन सभी के विकास की बात करते हैं, वो मानवतावादी कहलाते हैं। तो भाई महात्मा गांधी भी क्या करते हैं, मानवतावादी विचार की बात करते हैं। परंतु मानवतावाद के अंदर गांधी जी की विचारधारा जो है उसके अंदर हम 2-3 चीज कॉमन देखते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें अहिंसक रूप से हमें आंदोलन करना है। इसके अलावा मानवतावाद में हम गांधी के एक ये भी देखते हैं कि इन्होंने अधिक से अधिक सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करी है, इन्होंने सोबर्निटी की बात करी है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि भाई समाज के अंदर अगर आप एक आदर्श सोसाइटी या समाज लाना चाहते हो तो उसके अंदर पहले जनता को जागरूक बनाना पड़ेगा, जनता का मार्गदर्शन करना पड़ेगा, जनता को बाकी उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे पहले उन्हें अवगत कराना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों विचारों में थोड़ा सा भिन्नता में देखने को मिलता है। और एक ये न्यू क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए
लास्ट ईयर आप सभी देखेंगे दिसंबर 2022 के पेपर में आप सभी को देखने को मिला है। तो ये लास्ट पेपर में आप लोगों को देखने को मिला है, न्यू क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन इससे पहले नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि शीत युद्ध के दौरान राष्ट्रीय राज्यों ने जिन मुख्य चुनौतियों का सामना किया है उनकी चर्चा कीजिए। तो शीत युद्ध के बाद में राष्ट्र राज्यों ने कई सारी नई चुनौतियों का सामना किया है। ये भी न्यू क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल ज़्यादा है। तो आप पहला क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे आराम से, और फिर इसके बाद में आप चाहो तो आप यहाँ पर जो है तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी अटेंड कर सकते थे और डायरेक्टली फिर तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं राष्ट्र राज्यों की, जो उनके सामने कुछ चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों की हम बात करते हैं। तो देखो, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो आप कहोगे 1991 में जो शीत युद्ध है इसका अंत हो गया। और शीत युद्ध के अंत के बाद में इसे एक चुनौती क्या आ गई आपके सामने? आतंकवाद। कौन सी आ गई? आतंकवाद। पहली चुनौती आप सभी के सामने ये आ गई। दूसरी चुनौती की अगर हम बात करें आतंकवाद के अलावा, तो हमारे सामने दूसरी चुनौती हमारे सामने निकल के आ जाती है, जो है पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण की समस्या। इसके बाद में तीसरी समस्या की बात करें विश्व स्तर पर, तो निर्धनता है। निर्धनता। तो आप सभी को एक चुनौती ये भी याद रखनी है। तो कई सारी चुनौतियां हैं, आप इनको एक्सप्लेन करोगे। आतंकवाद से आज केवल एशिया और अफ्रीका के देश नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप या ऐसी विकसित कंट्रीज हर जगह पर ये अपने निशाने जो बना रहे। पर्यावरण की समस्या जो है वो हर एक देश को हो रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप का बढ़ना, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग का कहते हैं, या फिर CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरो गैस है, उसका बढ़ना। तो ये आप सभी को ध्यान रखना एक कंसर्निंग पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पर यह है कि अविकसित देशों में असमानताओं को चुनौती, या अविकसित देश जो गरीब देश है उसमें एक तो IMF और विश्व बैंक के द्वारा यानी WB के द्वारा जो भी मुख्य भूमिकाएं हैं, आप सभी को उसकी आलोचना करनी है। तो भाई आलोचना कर मतलब सिंपल सा होता है, यहाँ पर आपको उनकी बुराई करनी है। तो बुराई कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो IMF और WB दोनों विश्व स्तर पर देशों को लोन देते हैं, ताकि वो अपनी जो गरीब देश हैं अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा सकें। परंतु कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो देश कहीं ना कहीं ऋण चक्कर में फंस जाते हैं। कई बार हम क्योंकि बुराई कर रहे हैं तो ऋण चक्कर में फंस जाते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो ये केवल उन देशों को ही अपना ऋण देते हैं जो इनकी शर्तों को मानते हैं। जो इन देशों की शर्तों को नहीं मानते, ये उन देशों की मदद बिल्कुल भी नहीं करते। तीसरी बात करें तो इन दोनों के ऊपर जो हम देखते हैं अमेरिका का वर्चस्व है, और अमेरिका साथ ही साथ यूरोप की जो विकसित कंट्री है उनका कहीं ना कहीं इस पे डोमिनेंस देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली नीतियों का अनुसरण ही करवाती है। तो आप सभी को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि विकास तथा पर्यावरण की समस्या के बीच में संबंध बताइए। देखो, पर्यावरण की समस्या कब आ रही है? पर्यावरण की समस्या तब आती है जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम धरती के नीचे जो प्राकृतिक संसाधन है उसको निकालने के लिए हम पेड़ों को काटते हैं। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी चीज, हम पर्यावरण को नुकसान क्षति हम इस तरीके से ही पहुंचा रहे हैं कि हम जैसे नई नई सोसाइटीज़, नई नई कॉलोनीज, नई नई जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं। और उन नए नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के बाद में उनका मूल उद्देश्य क्या है कि वहाँ का जो भी पारिस्थितिक तंत्र है, वहाँ पर जो भी पर्यावरण का इकोसिस्टम है, उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को पहले तो खराब कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और उसके बाद में वहाँ पर एक नई तरीके की जो इकोसिस्टम है उसको एस्टैब्लिश किया जाए, या नया तरीके का। लेकिन पर्यावरण तो दूषित हो ही चुका है। अब देखो, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते थे चाहते तो आप। एक देखो, फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन इजीली अटेंड कर सकते थे। 3 क्वेश्चन यहाँ से अटेंड हो गए। अब अगला यूनिट जो है इसमें भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ से 2 ही क्वेश्चन करने हैं, या फिर आपको ऊपर नहीं आ रहे थे तो ऊपर मिनिमम आपको 2 करने ही करने, लेकिन नीचे से और करने। अब इससे अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ में लड़ाई पे एक निबंध लिखिए। तो मैंने आतंकवाद जो है इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है वीडियो को ढूंढने में तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो इन नंबर्स के थ्रू, जो कि आपके लिए हमने पहले ही दे रखे हैं, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, आप उन लिंक्स को फॉलो करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव को बताइए। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश है उन निर्भरता का मतलब होता है डिपेंडेंसी,
यानी हर एक देश अपने आप में निर्भर है, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को कहूँगा जो पेपर में क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट अक्सर होता है और इस क्वेश्चन को आप इतने आसानी से छोड़ नहीं सकते। अगला कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए बन जाता है ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म का। तो ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म क्या है, आप यहाँ पर क्या समझते हैं, इसने राज्य की संप्रभुता को कैसे प्रभावित किया है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव आपके राजनीतिक बताने, आपको इसमें वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव बताने। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोडेड है ऑलरेडी, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। देखो जब भी बात ये आ जाए ना संप्रभुता को प्रभावित करने का, तो या तो राजनीतिक प्रभाव बता दो या सेपरेट वीडियो इसके लिए बना रखी है। आप यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे, एक मैंने आपको ऊपर वाला बताया और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपके पेपर में आएगा ऑलरेडी हमने या तो करवा रखा है या फिर आपको हम करवा देंगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि वीडियोस तो लगातार आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के पश्चात अमेरिका के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं या अमेरिका किन किन चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है। तो शीत युद्ध के पश्चात आप सभी को पता है 1 नवंबर 1992 में क्या किया गया, यूरोपियन यूनियन का गठन किया गया, ईयू का गठन किया गया है। और ईयू के गठन करने से आप सबको पता है कि विश्व में दूसरे नंबर पे अगर सबसे बड़ी पावर है अगर, तो वो ईयू है। तो एक चुनौती इसके सामने अमेरिका को ये करना पड़ रहा है। दूसरी चुनौती की बात करें तो आतंकवाद है, आतंकवाद से अमेरिका को एक समस्या हो रही है। दूसरी चीज़ आपको ये भी क्लियर होनी चाहिए। तीसरी समस्या की बात करें तो जैसे आज के ज़माने में संक्रमण रोग है, तो उन रोगों से बचाव के लिए हमारे पास में या विश्व के अलग अलग देशों में हम हर वर्ष देखते हैं कोरोना वायरस जो है वो लगातार फैल रहा है या बढ़ता है, केसेस उसके आते हैं। तो ऐसे संक्रमण से ना केवल अमेरिका बल्कि विश्व के और भी देश प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा आसियान हो गया या फिर अपैक हो गया, ये कंट्रीज़ के संगठन ऐसे हैं जो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस अर्थ में जो है पूर्ववर्ती चरणों से भिन्न है। यानी पहले जो वैश्वीकरण था कोल्ड वॉर से और कोल्ड वॉर के बाद जो वैश्वीकरण है वो कैसे अलग हो चुका है। तो आप इसके डायरेक्टली परिणाम लिखने आप सभी को वैश्वीकरण के। तो अगर वैश्वीकरण के परिणाम आपने नहीं देखे हैं तो भी आप देख सकते हो, लगभग 3 लाख से प्लस लोगों ने उसको देख लिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं बाय सर्चिंग। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए। बाकी आपके स्क्रीन पर ये कुछ नंबर से हो रहा है, अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें। बाकी मिलते रहेंगे हम आप सभी से अपनी अगली वीडियोज़ के अंदर। जय हिंद, जय भारत।